बच्चों, आज इस कक्षा में हमारा जो टॉपिक है कक्षा 10 की विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस टॉपिक में हम क्वेश्चन आंसरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से एग्जाम में अपने क्वेश्चन को बनाना है, किस तरह से लिखना है। सीरीज में कुछ और लिखा है, किताब में कुछ और लिखा है, नोट्स में कुछ और लिखा है। इस तरह से आप ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों ना याद करें कि कहीं भी कुछ भी लिखा रहे लेकिन आप लिखें उसे तो वो आपका करेक्ट हो जाए एकदम क्लियर। तो वो शॉर्ट में कैसे जल्दी से जल्दी याद करेंगे। तो ये रिवीजन स्टार्ट हो रहा है कक्षा 10th के विज्ञान का, जिसमें आपका स्वागत है। और आप इस वीडियो को पॉज करके जो मैं डायरेक्शन दूंगा फॉलोइंग करेंगे तो इसमें आपको लिखने का तरीका मिलेगा कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है और किस तरह से याद रखना है और दिमाग से प्रेशर को हटा देना है, राइट। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया जब किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें उसका स्वाद, रूप, रंग पहले से बदल जाता है, यानी पहले जैसा नहीं रहेगा। वो जो किसके थ्रू हुआ है उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखेंगे कैसे, जब किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उसका परिवर्तन, जैसे स्वाद में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, रंग में इत्यादि परिवर्तन हो जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट क्वेश्चन बनेगा वो पहला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों और उसके उत्पादों को रासायनिक संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यानी ए से कोई पदार्थ बी बनता है, ठीक है ना, ऊष्मा की वजह से या किसी भी चीज की वजह से बनता है। तो एरो के पीछे वाला जो होगा उसे हम बोलेंगे अभिकारक, अभिकारक, और एरो के सामने होगा उसको हम बोलेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ कितने भी अभिकारक हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितने भी हो सकते हैं। और इधर जाके बनता है जैसे कुछ भी बनेगा, ए बी बना, ए बी या फिर सी डी बना, तो ये सब क्या है, उत्पाद है। ये सब क्या है, अभिकारक। यानी पीछे अभिक्रिया के है वो अभिकारक जिसे रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इधर है उत्पाद यानी प्रोडक्ट है। अब ये किसके थ्रू हो रहा है, वो अभिक्रिया है। यानी तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों और उसके उत्पादों को रासायनिक संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन का एंड हो जाएगा। और उसका जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूं तो मैंने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया 2। तो ये क्या हो गए, ये हो गए अभिकारक और इधर क्या हो गया, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो आपको ये समझ में आता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों और उसके उत्पादों को रासायनिक संकेत, ये रासायनिक संकेत है, रासायनिक संकेतों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बात क्लियर है। अब इसको तैयार करें। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका जो नोट्स है PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक दिन के थ्रू मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का सिर्फ आंसर आप देख सकते हैं, राइट। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे चलते हैं इसके प्रकारों पर। तो क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला वाला क्वेश्चन हमने समझ लिया था, उसका उत्तर आप लिख लेंगे, और नहीं तो नहीं लिख पा रहे साथ साथ में तो फिर PDF मिल जाएगा, उससे आप याद करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो रासायनिक समीकरण, अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो यहाँ का उत्तर होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि परमाणुओं की संख्या कभी नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है, यानी परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर देखें हम, तो ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या होगा आंसर में, यानी आंसर हम जो फाइंड करेंगे वो होगा इसका आंसर कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है या परिवर्तित होता रहता है। अर्थात यहाँ पर ये होगा कि अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या, अभिकारक
अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, के बराबर। यानी आपके एरो के पीछे वाले जो सब्सटेंस थे, पदार्थ थे, उनकी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके? उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए जरूरी है ना, मास ऑफ कंजर्वेशन का नियम कहता है। तो इसमें हम उत्तर क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। अर्थात परमाणु अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यहां पर उत्तर हो जाता है आपका, राइट। तो इसके बाद आगे तो हमारा यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो गया है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दो, इसका उदाहरण देकर समझाओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, राइट। कॉपी पेंसिल निकाल के पहले ही बैठे होंगे तो आप लिखना शुरू करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यानी रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि यानी कोई भी नए गुण वाला पदार्थ प्राप्त होगा, यहाँ पर बी, ए से बी बनेगा और ए में ये से अभिकारक बोलते हैं, इसे बन के जो तैयार होगा उसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया उस प्रक्रम को कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना। इतना लिख देंगे। और इसमें एग्जाम्पल में मैं कहूँ उदाहरण, तो उदाहरण में आप कुछ भी डाल दो, कार्बन और ऑक्सीजन मिला, दोनों ने मिलकर बना लिया CO2। तो जो कार्बन का काम था, जो CO2 का काम था, अब O2 अपना गुण छोड़ चुका है, ये ऑक्सीजन जो काम करेगा वो CO2 नहीं कर सकता, और जो कार्बन काम करेगा वो अब CO2 नहीं कर सकता। तो जो दोनों के गुणों को में चेंज हो गई, यानी इनके जो गुण थे पहले, ये जलता है और इसकी वजह से जलता है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन आप भी जानते हैं, है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो इसका एक नई क्वालिटी उत्पन्न हो गई। यानी इस दोनों के मिलने से जो पदार्थ बना, उस पदार्थ में क्या है? नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया ऐसा प्रक्रम है जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, या किसी पदार्थ के मिलने से नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होना, ये है रासायनिक अभिक्रिया। कितना बता पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दो, C+O2 = CO2 एरो, इसको लिख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, तब तक आप इसे लिखो। तो नया क्वेश्चन हमारे लिए तैयार है, अब इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को उदाहरण देकर समझाओ, है ना। तो निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखी गई जो अभिक्रिया है उनको उदाहरण देकर के हमें समझाना है, राइट। उसमें है संयोजन, दूसरे में है वियोजन, फिर तीसरी अभिक्रिया विस्थापन, दूसरी वाली द्विविस्थापन, और ये पांचवी आएगी उपचयन अभिक्रिया, और सातवीं आएगी ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक एक करके हमें इन अभिक्रियाओं को कैसे लिखेंगे, इनके क्या उदाहरण है, और ये है हमारा एक रिवीजन। और इस पर हम ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं तो एक लंबा डिस्कस होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो अभी हम देखें तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको यहाँ हम समझने का, अभिक्रियाओं को, प्रकारों को समझने का प्रयत्न करेंगे, राइट। तो आंसर हमारा कौन सा है? आंसर नंबर 4 है, और हम पहली वाली जो रिएक्शन है इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हेडिंग में उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग बना करके कि संयोजन, और ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा? पेपर में आएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाओ, या फिर वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाओ। ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, ठीक है। तो अभी हमारा कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया, उदाहरण देकर के समझाओ। तो इसमें क्या लिखेंगे हम संयोजन में
जब किसी अभिक्रिया में, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी अभिकारक जो हमारे होंगे वो दो हो या दो से ज्यादा हो, तो दो या दो से अधिक अभिकारक, इधर इस साइड एरो के पीछे मैंने क्या बताया, अभिकारक होते हैं, अभिकारक, है ना, और मिलकर के क्या बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, उत्पाद, है ना, इसमें ऐसे लिख लो, ये क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक मिलकर के यानी प्लस है, मिलकर के एकल यानी एकल उत्पाद, कौन सा वाला, सिंगल, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका उदाहरण देते हैं, जैसे कि उदाहरण में आप कई सारे लिख सकते हैं, C+O2 अभी लिखा मैंने, CO2, है ना, Mg+O2, तो ये क्या हो जाएगा, MgO, बैलेंस के लिए 2 लगा दो, बैलेंस कैसे करेंगे वो अभी आगे वाला टॉपिक बनेगा, है ना, ये लगा दिया। अब ये कैसे लगाते हैं, इनकी हम संख्या को आगे सिखा देंगे अभी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, H2+O2 ऐसे करके, तो यहाँ बन जाएगा 2H2O पानी। यानी दो या दो से अधिक क्या है, अभिकारक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, राइट, तो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं यानी सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। तो डेफिनेशन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आप कोई भी लिख सकते हैं, ए बी, इसमें किसी भी एग्जाम्पल में आप एक एग्जाम्पल में लिख दो। तो इसको नोट कर लो पहले और इसकी डेफिनेशन को दोहराओ मेरे साथ साथ, ठीक है ना, वीडियो को पीछे पोस्ट करके पीछे दो और दोहराओ। तो आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, और हम चलते हैं सेकंड वाले पे, फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। तो वियोजन में आपको क्या लिखना है, वियोजन में आप लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यानी अब इसको हम तोड़ेंगे, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है, उत्पाद, दो या मोर देन टू, है ना। और ये क्या है, एरो के पीछे क्या रहता है, अभिकारक, अभिकारक, क्लियर ना। तो जिसमें कौन होगा, एकल अभिकारक। इस बच्चे को, यहाँ पर बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि संयोजन का मतलब मिलकर के दो या दो से अधिक मिलेंगे, संयोग करेंगे, तब जाके एक चीज मिलकर के बनेगी। और वियोजन का मतलब एक ही चीज है, वो कई सारे अणुओं में टूट जाएगी, कई सारे भागों में टूट जाएगी। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे रटने वाले। तो रटने वालों के लिए कहूँ तो संयोजन का मतलब मिलकर के एक बनना, वियोजन माने टूट जाए, कई वियोग हो गया उसका, टूट जाए वो। तो एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप उदाहरण में लिख दो, देखो उदाहरण में आप लिख दो, इसमें क्या उदाहरण डाल दो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, और इसको हमने दी ऊष्मा, तो ये बनाएगा क्या, CaO+CO2, राइट, ये बनाएगा। इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर है ये, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूना, तो ये भी हो जाएगा बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, है ना। अब इसकी बैलेंस करना एग्जाम्पल में हो गया, ऐसे एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं। तो आप और भी एग्जाम्पल देखें, तो मैं इसको साफ कर दूं पहले, तब आप और भी एग्जाम्पल को देख सकते हैं, राइट। तो दूसरा पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देखिए बोर्ड पर मैंने 5 एग्जाम्पल लिख दिए हैं वियोजन अभिक्रिया के, ठीक है, देखो आप। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि पहला एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, एक फिर मैं आपको हेडलाइन में लिख दूं, इधर क्या होगा, एकल अभिकारक होगा, अभिकारक, और एरो के उधर टूटेगा ऊष्मा की वजह से, विद्युत की वजह से, या फिर टेम्परेचर की वजह से, है ना, वियोजित हो जाएगा। तो इधर क्या बनेगा, दो या दो से अधिक एकल अभिकारक टूट करके दो या अधिक क्या बना लेगा, दो से अधिक उत्पाद बना लेगा,
उसको ही हम कहेंगे कौन सी है, ये हो रहा है वियोजन, वियोजन हो रहा है। तो एकल अविकारक सब में एक ही है ना, एक यौगिक है, टूट करके दो या दो से अधिक क्या बना लेगा, दो बने इसमें, तीन बने इसमें, तीन बने इसमें, दो बने इसमें, दो बने, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिया आयरन सल्फेट, है ना, तो आयरन सल्फेट ने क्या किया, आयरन ऑक्साइड बना, है ना, आयरन ऑक्साइड बना, और इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, गैस निकल गई दोनों। ऐसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें ऊष्मा देने पर वो क्या हुआ, CaO, अरे एक मिनट, ये थोड़ा सा CaO इतना होगा, CaO, ठीक है, 3 नहीं होगा उसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस ये बना CO2, तो दो या दो से अधिक उत्पाद बने। ऐसे ही यहाँ लेड नाइट्रेट है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन। ऐसे सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश से सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस निकल के अलग हो गया। सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है इसमें से, राइट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें से वियोजन अभिक्रिया का जो आपको सिंपल लग रहा है उसको याद कर लें। मेरे हिसाब से ये आपको बेटर रहेगा, सब एग्जाम्पल्स में याद करने में आसान रहेगा। तो आप इसे भी याद कर सकती हैं, इसे भी याद कर सकती है, कैल्शियम ऑक्साइड को ऊष्मा देने पर। अब यहाँ पर एक और बात होगी कि ये वियोजन है वो 3 तरह से होता है। अगर ये वियोजन ऊष्मा की वजह से हो रहा है तो ये ऊष्मीय वियोजन है, अगर ये वियोजन सूर्य के प्रकाश की वजह से हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन है, अगर ये वियोजन मान के चलो किसकी वजह से होता है, विद्युत की वजह से, तो ये विद्युत वियोजन है। 3 प्रकार से, ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा की वजह से होता है, प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की वजह से होता है, और विद्युत वियोजन विद्युत की वजह से होता है। यानी अणु जो यौगिक है वो विद्युत की वजह से अलग अलग अणु अपने डिवाइड हो जाता है अपने मेन अणुओं में, पार्टिकल्स में, राइट। जैसे कि ये बना था तो इसमें आयरन और ऑक्सीजन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। ऐसे ही इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, जिनसे मिलकर बना था उनमें टूट जाता है, उसको हम बोलेंगे वियोजन। तो अब इसमें जो अभिक्रियाओं को बैलेंस करना, इसमें ये टॉपिक है तो वो लास्ट में रखेंगे इसमें। अभी आप इसको लिख लें, हमारा तीसरा नंबर है विस्थापन अभिक्रिया पे, जिसे हम आते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लें पहले सभी को। अब हम आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है कौन सा, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर ऐसे आएगा क्वेश्चन कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के स्पष्ट करो, समझाओ। तो कैसे लिखेंगे, 2 लाइन का क्वेश्चन है, याद हो जाएगा। अब ये भी कैसे कि विस्थापन अभिक्रिया में या फिर इन अभिक्रिया में या फिर इस अभिक्रिया में, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में किसी यौगिक में से अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी ये कहती है विस्थापन अभिक्रिया कि किसी इस अभिक्रिया में किसी यौगिक में से, मैंने जैसे लोहा को डाल दिया, आयरन को किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने डाल दिया, CuSO4 में। तो यहाँ से क्या होगा, आयरन सल्फेट का निर्माण होगा, FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, है ना। तो अब देखना ध्यान से क्या होगा इसमें, ऐसे अभिक्रिया में, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, में लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये कौन है, क्या कहते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व, है ना, अधिक एक मिनट, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, ये क्या है, यौगिक, ये कोई यौगिक है, किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को, यानी इससे कम क्रियाशील हो जाती है, अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो उसे कि ऐसे मान लो इस बर्तन में मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट का विलयन, क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, CuSO4 का विलयन है इसमें, है ना। और इसमें मैंने एक लोहे की कील डाल दी, है ना, डुबा दी इसमें, मान के चलो एक लोहे की कील रख दी, आयरन की जो कील है Fe, तो इसमें क्या होगा, आयरन जो होगा कॉपर में विस्थापित हो जाएगा और जो कॉपर है वो आयरन की कील पर चिपक जाएगा जाकर के। तो जो आयरन की जो कील थी, लोहे की वो कील थी, वो चमकदार हो जाएगी, थोड़ी चमकने लगेगी, जैसे नई आई है ये मार्केट से, तो अभी अभी ऐसे बन के ही आई है, ऐसे बनेगा वो चमकदार हो जाएगी।
तो इसमें क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित करके उसको यौगिक बना लिया, और जो उसका रंग था वो चेंज हो जाएगा, है ना, थोड़ा मलिन सा इसका रंग पड़ जाएगा। तो दो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आती है। थर्मेट अभिक्रिया एक ही बात है, वो दोनों को एक ही कहते हैं, ठीक है ना। तो दो विस्थापन अभिक्रिया में, सॉरी विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे हम, मैं दो विस्थापन भूल गया। विस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया। अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से कम क्रिया अपने से कम, सॉरी ये बात लगानी है वहां पर, अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। उदाहरण डाल देंगे इस वाली रिएक्शन को, ठीक है ना। और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, जैसे मान लो जिंक डाल देंगे, जिंक सल्फेट बन जाएगा, कुछ भी डाल देंगे। इतना नोट कर लो, काफी है। फिर चलते हैं अगली अभिक्रिया पर, तब तक नोट करो। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया जो कि 4 नंबर पे, तीसरी वाली भी क्लियर हो गई। तो दो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उदाहरण देकर समझाओ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, या फिर आएगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाओ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तो दो यौगिकों का मतलब कोई भी आप ले लो यौगिक, अब ये यौगिक नहीं जानते, तत्व नहीं जानते, तो इसके ऊपर कक्षा 9th के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जब 9th क्लास के लिए, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगी क्लियर। और अभी आप कमेंट करें कि मैं ये भी नहीं आता, तो मैं इसके लिए भी टाइम निकाल के वीडियो बना सकता हूँ। यदि आपको नहीं आती तो कमेंट करेंगे, यौगिक नहीं आती है, यौगिक क्या है, तत्व किसे कहते हैं, छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं इसमें। ये NaCl कैसे पढ़ेंगे, आपको सोडियम ऐसे करके, ये BaSO4 का नाम क्या है इस यौगिक का, ये नहीं आता तो कमेंट करें उसमें कि ये भी नहीं आता, इसके वीडियो बनाए तो मैं बना दूंगा, राइट। और वैसे मुझे बनानी भी है, पर टाइम निकाल के बनाऊंगा मैं भी। तो क्या लिखना है, Na2SO4, तो सोडियम सल्फेट हो गया। अब इसमें हम बेरियम का कोई यौगिक ले लिया, जैसे बेरियम क्लोराइड ले लिया, BaCl2 हो जाएगा, एरो लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये ध्यान रखना। तो दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना, यानी ये वाला यौगिक यहाँ जाना है और ये वाला यौगिक यहाँ आना है, तो जब ये इसके साथ आएगा तो ये बनेगा BaSO4, और ये वहां पहुंचेगा तो ये बनेगा NaCl। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, ये भी एक यौगिक था और ये भी एक यौगिक है, जो दो तत्वों से मिलकर के बनता है वो यौगिक होता है। दो या दो से अधिक तत्व मिल जाए वो भी एक यौगिक होता है, ठीक है ना। तो इसमें अभिक्रिया में क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान, है ना, दो यौगिकों में, एक यौगिक ये रहा, एक यौगिक ये, तो दोनों दो यौगिकों में, दो ऐसे लिखेंगे, यौगिकों के बीच आयनों का आदान, मतलब अदला बदली, आदान प्रदान होता है तथा एक अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बात क्लियर हुई, तो इतना लिखना है। और ये इसका उदाहरण लिख देना है कि सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड मिलकर के बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। हिंदी में नहीं लिखना, ये लाइन लिखनी है। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर में आता है, राइट, 4 या 3 में आते हैं। तो दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा एक अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये डाल देना, राइट। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारी अगली अभिक्रिया है कौन सी वाली, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। इसको समझते हैं, आप इसे नोट करें। अब हम समझने का प्रयास करते हैं उपचयन तथा अपचयन को, राइट। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात या फिर अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तीनों का क्वेश्चन बन सकता है और ये टॉपिक एक ही है। तो इसको ऐसे बोलेंगे कि उपचयन का मतलब है किसी भी अभिक्रिया में के किसी पदार्थ में या किसी अभिक्रिया के किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो, इनमें से कौन सा भी होता है। जैसे हम उपचयन अभिक्रिया को लिखेंगे, उपचयन अभिक्रिया हेडिंग बनाएंगे और डैश करके उत्तर क्या लिखेंगे कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा का मतलब या तो एक हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन की कमी हो, दोनों में से एक होनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक कोई हो जाए। ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन की
कमी हो तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बताऊंगा अभी कैसे। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये इसका विपरीत है, उल्टा है ना। तो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन निकल जाए किसी पदार्थ में से अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन प्लस हुआ वहां माइनस, यहाँ हाइड्रोजन माइनस हुआ वहां हाइड्रोजन प्लस हुआ, तो अपचयन में उल्टा खेल है, इस अंतर को समझें। तो ऐसे भी पूछ सकता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो नंबर 1 इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, नंबर 1 इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, नंबर 2 इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, राइट। ये दोनों अंतर हो जाएंगे आपके। अब आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण में नीचे अभिक्रिया लिखी है, इसमें आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के जा रहा है तो केवल कॉपर बचा, यानी ऑक्सीजन हुआ माइनस। तो इसमें ये कौन सी अभिक्रिया हुई थी? अपचयन अभिक्रिया हो गई। अब इसी के साथ इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो था उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिससे जल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये जल बन रहा है, जल का फॉर्मूला है ये। तो इसे हम बोलेंगे क्या? उपचयन। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हुई है, इसलिए इस वाली अभिक्रिया का नाम होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम होगा? ये रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये बात समझ में आ गई है, तो इसको एक बार नोट करें और ये ध्यान रखें कि उपचयन जब होगा तो एक साथ होगा। इसमें एक बात जैसे पढ़ने वाली बात, तो यहाँ कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है ना, अपचयित हो रहा है ये। और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी हाइड्रोजन ऑक्साइड में उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन निकल रहे हैं, राइट ना। तो ये बात क्लियर रखें, इसको याद रख लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लो। एक बार मैं हटा जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, रुक जाओ। क्लियर, लो ले स्क्रीनशॉट। यहाँ ध्यान देने वाली बात और इस बात को और सुनो कि रेडॉक्स के उदाहरण और भी देख लो आप। जैसे कॉपर को हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो बना कॉपर ऑक्साइड, यानी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर बनता है धातु ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन कॉपर से जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या था? ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब हुआ तुम्हारा कौन सा वाला? पहला वाला, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ये वाली जो अभिक्रिया हुई, ये कौन सी अभिक्रिया? इसमें केवल और केवल कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, अर्थात ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ये ऑक्सीजन जुड़ने से जो अभिक्रिया होती है वो होती है उपचयन। तो यहाँ ऐसे कह देंगे कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयित हुआ है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, राइट। ऐसे यहाँ देखें तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक बचा, यानी ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया? यहाँ अपचयन हुआ। तो ऐसे कहेंगे जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयित हो रहा है तथा कार्बन से ऑक्सीजन मिल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये मोनोऑक्साइड है, कार्बन से क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? अपचयन, है ना। अपचयित कह सकते हैं, अपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हुआ, ऑक्सीजन माइनस हो गया। क्या हो गया? माइनस ऑक्सीजन। यहाँ क्या हो गया? प्लस ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन यानी उपचयित होगा, माइनस ऑक्सीजन यानी निकल गया ऑक्सीजन इसमें से, तो ये क्या हुआ? अपचयित हो गया। ऐसे ही इस अभिक्रिया को देखें तो जिंक मैग्नीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गया? माइनस। तो माइनस का मतलब अपचयित हो गया। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो गया। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? प्लस ऑक्सीजन से हुआ है उपचयित। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जल में उपचयित हो गया, राइट। तो इस एग्जाम्पल को आप पहले एक बार शुरू को से लिख लेना और इसको आप रफ द्वारा से समझना, जैसे मैंने समझाया है कौन उपचयित हो रहा है और कौन अपचयित हो रहा है। एक बार नोट कर लो इन एग्जाम्पल को, ठीक है। पहले पीछे करके वीडियो को नोट कर लो एक बार आराम से, ठीक है ना। 10-20 सेकंड पीछे कर दो, स्किप कर दो। अब अगला हमारा टॉपिक नंबर 6 होगा, यानी 5 भी क्लियर हो गया,
ठीक है। और हमारा नंबर 6 होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाओ। तो इसमें आप छोटी एक लाइन याद रखना लिखने के लिए, ऊष्मा क्षेपी किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में हम वैसे अभिक्रियाओं में बनाते क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में क्या हो, ऊष्मा का निर्माण हो। एक मिनट माइक चालू है क्या, मैं देख लूं थोड़ा सा, माइक तो नहीं बंद हो गया कहीं, चालू है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उत्सर्जन का मतलब निकलती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो उदाहरण में आप समझें, जैसे उदाहरण में पहला इसमें डालता हूं, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी CH4। अब इसमें मैं बोल नहीं रहा क्योंकि बच्चे क्लास वाले होंगे वो समझ गए होंगे CH4 मीथेन गैस कैसे बनती है, क्या है, और फिर बोलूंगा मैं आपको, तो अभी नहीं, है ना। तो इसको जब हमने जलाया या कुछ भी करा, इसका दहन करने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, यानी CH4 गैस जो है मीथेन गैस है, उसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है, अगर हम इसे जलाते हैं तो हमें हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा मिलेगी, है ना। तो इसमें बनेगा क्या, CO2 बनेगी गैस, कार्बन से धुआं सा निकलेगा, प्लस नमी यानी जल वाष्प में उड़ जाएगा, और प्लस हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा। अब इसका बैलेंस के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, जिससे ये इक्वेशन सही मानी जाए। और ये कैसे लगाते हैं तो इसको भी मैं आपको समझा दूंगा। बैलेंस करना, संतुलित रासायनिक समीकरण को बनाना, ये एक लंबा टॉपिक होगा, थोड़ा अलग से आएगा, आधे 20-30 मिनट का आएगा, और आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अगर दूसरी क्लास का बच्चा भी आ गया ना, वो भी सीखेगा यार, राइट। तो जैसे मैंने माना CH4 प्लस, ये क्या है, मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस भी कहते हैं, तो इसको हम मीथेन गैस कहते हैं या प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ये गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई गई, तो इसमें क्या निकली, ऊष्मा निकली, इसलिए ये क्या है, उत्पाद है। ये सब अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो उत्पाद हमारे ये बन के तैयार हुए, उसके साथ साथ उसमें क्या निकली, ऊर्जा या ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी, इसलिए, और ये क्या थे, अभिकारक, है ना। तो ऐसी अभिकारक, चलो, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, ऊर्जा भी निकले, उत्सर्जित हो, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, और ये रिएक्शन डाल के लिख देना, CH4 प्लस 2O2, एक एरो CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा। दूसरा अगर हम लिखें तो इस पर दूसरा भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से सेकंड, वो क्या है, श्वसन वाली, है ना। प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, और दूसरी आ जाएगी हमारी श्वसन। तो श्वसन है C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, 6CO2, और हमने इसको एक्वस फॉर्म में लिया O2 को, और यहाँ बनेगा C6CO2 प्लस 6H2O प्लस, इसके बाद में ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये क्या है, श्वसन है, श्वसन। श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन बोला, श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों, समझाइए उदाहरण दे करके, है ना। तो श्वसन क्या मतलब है, अब इसको सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सुनिए पहले, है ना। जैसे जब हम खाना या भोज्य पदार्थों को खाते हैं, खाद्य पदार्थों को खाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट बनता है पचने के बाद, जब भोजन से पचने के बाद स्वादीकरण इसका हो जाता है, तो उसमें से फिर निकलता है ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन से हमें प्राप्त होता है फाइनल स्टेज में ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक, यहाँ तक, और ग्लूकोज का फिर क्या होता है, जो हम श्वास लेते हैं, ये श्वास से ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, जिससे CO2 गैस जब हम छोड़ते हैं वो वाली, और तथा जल जिसे 1 नंबर में सब लोग करके आते हैं वो वाला, वो बनता है, प्लस इसमें ऊर्जा भी निकलती है, जिससे हम एक्टिव रहता है शरीर, जीव जिंदा रहता है, वो काम करता है, सोचना, जो भी काम करता है वो श्वसन के थ्रू होता है, राइट। श्वसन को अगर बंद कर दिया जाए तो कुछ ही पल्स में वो जीव की मृत्यु हो जाती है। तो श्वसन की जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, वो क्षण भर के लिए भी शांत नहीं होती, बंद नहीं होती है। तो श्वसन इसलिए एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सुनो यहाँ से, जब भी जीव कह दो, हम कह दो, हम भोज्य पदार्थों को खाते हैं
उसमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें या सीधा लिख दो ग्लूकोज मिलता है, कोशिकाओं में जाकर के उपस्थित रहता है या भर जाता है। ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे कि फलस्वरूप CO2 गैस तथा जल बनता है और ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये रहा सामने, ग्लूकोज आपके सामने यानी उपस्थित है कोशिकाओं में और ऑक्सीजन भरा हुआ है, प्लस ये सांस छोड़ रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसे ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इसे ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, कुछ टाइम बाद इसका नंबर आता है, इसको भी त्याग देते हैं और ऊर्जा मिलती रहती है लगातार कंटिन्यू, राइट। तो इसको लिख ले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है, राइट। अब आते हैं ऊष्माशोषी का नंबर। अब लिखते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नहीं आया समझ में? नहीं आया ना? देखो दोबारा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा का जो बाहर से अवशोषण करती है, सोखती है और अपने पदार्थ उत्पाद को बनाती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उदाहरण वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण जो मैंने अभी आपको लिखाए थे वो एग्जाम्पल है इसके, जिनमें ऊष्मा लिखा था वो सभी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हो गया। तो लिख देंगे, याद करो एक बार, दोहराओ मेरे साथ, दोहराओ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण वियोजन अभिक्रिया के है, उदाहरण जैसे कि ये रहा सामने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ऊष्मा दी, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 गैस बनी और निकल गया। तो ये बात क्लियर है, इसको नोट करके लिख लो आप। अब चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि संचारण, हाँ, संचारण तथा विकृतगणता को समझाइए या फिर उदाहरण दीजिए, या संचारण को उदाहरण देकर समझाइए या फिर विकृतगणता को उदाहरण देकर समझाइए। टॉपिक ये रहा। तो उसमें से हमारी एक हेडिंग है यदि संचारण, ठीक है ना। इतना सा लिखना है, 2 नंबर क्लियर, 2 नंबर का ये रहा, 4 नंबर क्लियर, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल या आर्द्रता बोलते हैं नमी को, यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा की, जल कितना है हवा में, ठंडक कितनी है, नमी कितनी है, उसको बोलते हैं आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संचारित हो जाती है, यानी उस पर लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है या कोई धब्बे से पड़ जाते हैं धातुओं पर, तो उसको हम बोलते हैं कि संचारण हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग लगना तथा तांबे और चांदी की वस्तुओं का मलिन होना, ये सब क्या है, संचारण के उदाहरण है। यानी लोहे को आपने देखा होगा लाल सा पड़ जाता है, जंग लग जाती है उसमें, और तांबे के बर्तन है, चांदी के बर्तन है, या तांबे के बर्तन पर भी नीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और चांदी के वस्तुओं पर भी मलिन पड़ जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, संचारण की प्रक्रिया के वजह से। अगर हम इनका संपर्क हटा दें तो फिर ये प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो होगी, जितना इसका संपर्क रहेगा उतनी ही, जितना इसका संपर्क कम रहेगा उतनी ही ज्यादा स्लो रहेगी। क्लियर ना। तो ये बात आपको आ गई होगी। अब आते हैं हम किसकी तरफ, विकृतगणता की तरफ। तो पहला ये तो समझ में आ गया, क्वेश्चन का 5वां था, और दूसरा वाला हमारा टॉपिक क्या है, विकृतगणता। विकृतगणता ये क्या होता है, यानी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य पदार्थ और एक बात और लिखनी इसमें, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, ये लिखना ही पड़ेगा, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ है ना। वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कहा जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे उसका स्वाद बदल जाएगा, जिससे इसका स्वाद बदल जाता है,
है और उसमें गंध आने लगती है। और क्या होता है, गंध आने लगती है, इसे हम विकृत गंधता कहते हैं। तो कैसे लिखोगे उत्तर, विकृत गंधता हेडिंग बनाओगे और लिखोगे वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें उपस्थित है ये वायु में उपस्थित है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उसके स्वाद बदल जाता है और उसमें गंध आने लगती है। इसे हम विकृत गंधता कहते हैं। इससे बचने के लिए जो फैक्ट्रियों में चिप्स के पैकेट बनते हैं उसमें ऑक्सीजन न चली जाए, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो कि उससे क्रिया नहीं करती है। एक निष्क्रिय गैस की उत्कृष्ट गैसों में मानी जाती है, वो निष्क्रिय है, वो किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए उसे कम इसमें यूज किया जाता है। राइट, तो क्या लिखेंगे विकृत गंधता का उदाहरण, जैसे कि फैक्ट्रियों में चिप्स की पैकेट बनाते टाइम उसमें नाइट्रोजन गैस पैकेट में भर दी जाती है, ये उसका उदाहरण है, जिससे उसका वो काफी लंबे समय तक चलती है। राइट, तो विकृत गंधता भी हो गया। अब इसके लगभग ओवरऑल देखा जाए तो जितने टॉपिक्स में हेडिंग थी वो सारे क्वेश्चन का एंड होगा। अब इसमें कुछ मेन क्वेश्चन बच जाते हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, रासायनिक समीकरण को बैलेंस किस तरह से करते हैं, और भी एक आध दो छुटभैया क्वेश्चन बचेंगे, उनको हम देख लेंगे। आज इस वीडियो में इतना टॉपिक जो दिया है, इसको अगर आप पेपर में करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में समाप्त हुआ, इसे आप बहुत 2 बार देखेंगे, ट्राई करेंगे। इसका जो नोट्स है वो मैं यहाँ पर PDF की फॉर्म में आपको, या फिर लिखा हुआ कैसे बच्चों के द्वारा बनाया, हमारे कोचिंग क्लास के बच्चे होंगे उनकी राइटिंग जो होगी उसमें मैं अवेलेबल करा दूंगा, जो भी इसकी अच्छी राइटिंग में होगा जिसका भी, उसके लिए अवेलेबल मैं खोल दूंगा। राइट, तो उसको आप फेयर भी बना सकते हैं घर पे बैठ करके आराम से, और इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको देखते ही देखते ये सारी चीजें दोहराते वीडियो में आप दोहराएं, एक बार दोबारा चलाएं, उसको दोहराएं बैठ करके, तो आपको मैं साथ साथ याद कराता रहूंगा, आपको बार बार याद होती रहेगी वो चीज, जब भी आप भूलेंगे और जब आप सुनाएंगे टीचर को अपनी क्लास में जाकर के एकदम परफेक्ट सुनाएंगे, इतनी सी भी गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं बैलेंस करने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड ऑफ।